नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। मैं हैरान ये सोच के कि एक नाम देश में कितना संग्राम मचा सकता है। ये तस्वीरें देखकर कि 318 साल के बाद भी एक नाम के पीछे कैसे लोग कत्लेआम करने के लिए तैयार हैं। हैरत होती है ये देखकर कि जो भारत विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा हो, वहां 3 सदी पुराना इतिहास का एक किरदार कैसे दो गुटों को मोर्चे में बदल देता है। लेकिन अफसोस ये सच है कि आज देश आक्रांता और महानता के इस फेर में फंस चुका है, जहां कलाम की जगह औरंगजेब का नाम ज्यादा आम हो गया है, जहां शिवाजी की जगह सलार का ज्यादा तवज्जो उनको दी जा रही है। इशारा 17 मार्च की तरफ है, महाराष्ट्र का नागपुर। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शन शुरू होता है। प्रदर्शन से अफवाह की चिंगारी उठती है। ये चिंगारी हिंसा की आग में बदल जाती है और फिर राजनीति के रिवाज भी शुरू हो जाते हैं। वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बनना शुरू हो जाता है और सियासी नफे नुकसान की तलाश शुरू हो चुकी होती है। और ये सब देखकर मुझे याद आता है एक फिल्मी डायलॉग कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है ताकि समय आने पर वो बोल सके। आज औरंगजेब को खत्म हुए 318 साल बीत चुके हैं। औरंगजेब की पीढ़ियां चली गई, अंग्रेज चले गए, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस से जनता दल और फिर बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन किसने सोचा था कि इसी औरंगजेब का किस्सा पूरी 3 सदी गुजर जाने के बाद भी उठेगा। लेकिन आज जब ये किस्सा उठा है तो साथ ही एक सवाल उठा है कि इतिहास और सियासत के बीच आखिर क्या कनेक्शन, जो नेताओं को इतना पसंद है। और आज पॉलिटिकल कॉरिडोर मैं अदिति नागर इसी कनेक्शन का पूरा विश्लेषण करने आई। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां से इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की बात छेड़ते हुए इस मुद्दे को हवा दे दी। अबू आजमी ने औरंगजेब को जब महान का तमगा दिया, इस मुद्दे को हवा देने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। एक तरफ अबू आजमी औरंगजेब की पैरवी करने लगे, जवाब में बीजेपी और उसके सहयोगी इसी मुद्दे को हवा देना शुरू कर देते। बात कब्र हटाने के विरोध प्रदर्शन तक पहुंच जाती है। लेकिन नागपुर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को उसकी जगह से हटाना भी इतना आसान नहीं। क्यों? वजह आपको बता। देखिए, खुल्लादाबाद में मौजूद औरंगजेब की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक 11 दिसंबर 1951 में गैजेटेड नोटिफिकेशन से इस कब्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। फिर बाद में इसी एक्ट में 1958 में संशोधन भी हुआ, जिसके तहत इस कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए। नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो
इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो औरंगजेब की कब्र को हटा सकती है? तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट यानी कि AMASR के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित इमारत को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी। इस मामले में सजा का भी प्रावधान। ऐसे में राज्य सरकार इस कब्र को तब तक नहीं हटा सकती जब तक कब्र ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में। लेकिन भले ही कानून पेच की वजह से कब्र को हटाना आसान नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सियासत को इसमें अपना नफा ना दिखे और नफा भी कुछ ऐसा दिखे कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघते हुए उत्तर प्रदेश के संबल तक पहुंच जाए और आने वाले दिनों में बिहार तक। अब संबल का जिक्र करते हैं। संबल में हर साल होली के दूसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले नेजा मेला को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन ने इसे देशद्रोह करार देते हुए रोक लगाई और जिसके बाद मेले में आयोजन समिति और प्रशासन आमने सामने आ गए। ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित किया जाता है, जिनका नाम भारतीय इतिहास में विवादित व्यक्तित्वों में शुमार है। प्रशासन का तर्क है कि सालार मसूद गाजी एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत में लूटपाट की, जबकि आयोजकों का कहना है कि यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी चली आ रही है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था, तथ्यात्मक रूप से ऐसे ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। हालांकि गांव के कुछ लोगों के मुताबिक साल 2023 में मेले का नाम बदलकर सद्भावना मेला कर दिया गया और अब जब मेले के लिए SSP से इजाजत नहीं मिली तो मेला कमेटी के लोग सद्भावना के नाम से मेला करने के लिए SDM के यहाँ पहुंचे। यहाँ पर उन लोगों ने 2023 का हवाला देते हुए इस मेले के लिए इजाजत मांगी, मगर बात सिर्फ संबल तक सीमित नहीं। 20 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच गए और बहराइच में भी योगी आदित्यनाथ ने आक्रांताओं वाले मुद्दे को जोर शोर के साथ उठाया। जहां योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार मसूद गाजी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था ये उनकी बातों से साफ समझा जा सकता। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। इसकी कहानी 1034 ईस्वी से जुड़ती है, जब बहराइच जिले के करीब बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सोहेल देव ने अपने 21 छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया। महाराजा सोहेल देव ने इस युद्ध में सालार मसूद गाजी को हराकर मार डाला और फिर मसूद गाजी के शव को बहराइच में ही दफना दिया, जहां अब सालाना जलसा होता है। बहराइच में हर साल मई जून के महीने में यहां पर एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर ही लगता है, लेकिन
सच तो ये है कि सालार मसूद गाजी भी वही किरदार है जैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब। उसकी गिनती भी आक्रांताओं में ही होती है। सैयद सालार मसूद गजनवी के भांजे होने के साथ साथ उसका सेनापति भी था। सोमनाथ मंदिर में अंतिम और सबसे बड़ा आक्रमण करने से पहले महमूद गजनवी और उसके सेनापति सालार मसूद गाजी ने हिंदुस्तान में बहुत तबाही मचाई। 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को शिकस्त देने के बाद सालार मसूद गाजी बहराइच की और बढ़ गए थे और यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ कई जंग लड़ी, लेकिन सोहेल देव के खिलाफ लड़ी गई जंग ऐतिहासिक रही। सालार मसूद को इसमें हार का सामना करना पड़ा और तभी से बहराइच में उसकी कब्र पर साल 1250 से मेला लगना शुरू हो गया। तो आज तक लगता आ रहा है, मगर ये वही आक्रांता था जिनका हाथ भारत को लूटने में रहा। क्या ये बेहतर नहीं कि इनका महिमा मंडन करने से अच्छा है कि अपने देश के इतिहास को गौरव भरी नजर से देखा जाए। आज समाज का जो तबका सालार मसूद गाजी को महान मानता है, उसके पास भी अपना आइडियल मानने के लिए कई और बड़े चेहरे हैं। भारत के मुसलमानों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम आजाद उनके आइडियल हो सकते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से वो बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। भारत की आजादी के लिए अपनी जान देने वाले अशफाक उल्लाह खां को वो अपना रहनुमा मान सकते हैं। और तो और कई ऐसे उदाहरण हैं। युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद को याद करिए। सबसे पहली बार जो शेख अब्दुल रहमान चिश्ती थे, उनकी जो पुस्तक है मीरात-ए-मसूदी, उसमें सबसे पहली बार इनकी चर्चा की गई। अब दोस्तों दो बातें समझने वाली हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है, सैयद सालार मसूद गाजी को जो व्याख्यायित किया गया इस पुस्तक में, वो एक तरह से कहा जाए इस्लाम के प्रचारक के तौर पर किया गया और माना जाता है कि अजमेर से उन्हें बहराइच भेजा गया था लड़ने के लिए। बहराइच आए, वहां पर सुहेल देव से इनका युद्ध हुआ और जिसमें शहादत हुई और माना जाता है कि शहादत के पश्चात इस्लामिक एक तरह से कहा जाए लोगों के द्वारा या मुस्लिम लोगों के द्वारा इनको प्रचारित प्रसारित किया गया और 12वीं शताब्दी में इनको एक सूफी संत की पदवी प्रदान की गई और इसके बाद फिर इनकी मजार पर मेला शुरू हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों जाने लगे। इतिहास के आईने में अगर आप झांकेंगे तो आपको अनगिनत ऐसे नाम मिलेंगे जिन पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन सियासत अपना फायदा देखती है और अपने हिसाब से अपने ही फायदे के लिए इतिहास से चुनकर गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। लेकिन राजनीति जब जब फायदा तलाशती है, ध्यान रखिएगा, नुकसान आम लोगों का होता है। हाल ही का उदाहरण है, ताजा उदाहरण नागपुर में देखा, जब एक अफवाह का खामियाजा कई लोगों को उठाना पड़ा जो केवल अपने पूरे दिनचर्या में जाते हैं, अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं और घर आते हैं, लेकिन खामियाजा उन आम लोगों को उठाना पड़ा। आज उन्हीं आक्रांताओं के समर्थन में जब चंद लोग आकर खड़े हो जाते हैं तो सियासत को उसमें अपना फायदा दिखता है और नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ता है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बने रहिए भारत 24। नमस्कार।